हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में सीटेट पेपर 1 तथा सीटेट पेपर 2 के लिए सीटीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से होते हैं। ऑप्शन ए, विकास एक आयामी होता है। ऑप्शन बी, विकास एक दिशीय होता है। ऑप्शन सी, विकास असतत प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो आपका ऑप्शन डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्राथमिक, आपको बताना है समाजीकरण का प्राथमिक तथा समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा है। ऑप्शन ए, परिवार विद्यालय। ऑप्शन बी, मीडिया परिवार। ऑप्शन सी, विद्यालय मीडिया। ऑप्शन डी, मीडिया पास पड़ोस। तो आपका इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट परिवार और विद्यालय करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समाजीकरण का प्राथमिक कारक परिवार होता है तथा समाजीकरण का द्वितीयक कारक विद्यालय होता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है। ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन बी, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। ऑप्शन सी, दंड और आज्ञा पालन। ऑप्शन डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी, दंड और आज्ञा पालन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। अपनी कक्षा की मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का कौन उपयोग करेगा। ऑप्शन सेकेंड, विशिष्ट छात्रों के अधिगम का वक्त पता लगाने का तरीका। ऑप्शन थर्ड, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो आपका ये ऑप्शन फोर्थ जो दिया है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, ये तो आपका बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें छात्रों को ग्रेड के आधार पर विभाजित नहीं करना है। बाकी आपके अन्य ऑप्शन, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र में चिंतन में मदद करेगा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका ऑप्शन फर्स्ट, मेरे अलावा इन परिणामों का कौन उपयोग करेगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। ऑप्शन फर्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सेकेंड, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालय में ही शिक्षा दी जाए। ऑप्शन थर्ड, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। ऑप्शन फोर्थ, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय होता है सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना। शिक्षा में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट, आपका ऑप्शन सेकेंड तथा आपका ऑप्शन थर्ड गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए।
कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो आपका देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकेंड, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। थर्ड, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपका कथन ए, पढ़ाते समय शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल अपनाने चाहिए। आपका कथन ए तथा कारण आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताएं हो तो अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए, बिल्कुल। तो आपका कथन ए और आर दोनों करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस विकार की ओर इशारा करता है? आपको बताना है। बच्ची है जिसे लिखने में समस्या आती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण आपको बताना है किस अधिगम विकार का है। ऑप्शन ए, पठन वैकल्प। ऑप्शन बी, आलेख वैकल्प। ऑप्शन सी, गणन वैकल्प। ऑप्शन डी, ध्यान एवं अतिसक्रियता विकार। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, आलेख वैकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए, मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमें कभी भी मानकीकृत पद्धति पर जोर नहीं देना है। ऑप्शन सेकेंड, शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। अगला देखते हैं, रटन शिक्षा आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र इस्तेमाल कर योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, नहीं। हमें योगात्मक आकलन पर बिल्कुल बल नहीं देना है। अगला प्रश्न, पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या वृद्धि करना, पुनः स्मरण पर बल देना चाहिए। तो हमें बच्चों को कभी भी पुनः स्मरण पर बल नहीं देना है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? निम्न में से कौन सा सृजनात्मक का अनिवार्य लक्षण है? ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन बी, आवेगशीलता। ऑप्शन सी, सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन डी, अभिसारी चिंतन। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास प्रक्रिया है। समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों को एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य आवश्यक प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन बी, बहुआयामी है क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। का पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगा जा सकता। यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है, नहीं, विकास एक दिशात्मक नहीं होता है। अगला ऑप्शन, सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, बहुआयामी होते हैं क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
रुचि को 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की ओर दर्शाती है, वो बताना है। ऑप्शन ए क्रमबद्धता, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी सकर्मक अनुमान, ऑप्शन डी परिकल्पना आधारित निगमन तर्क। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सकर्मक अनुमान करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को ऑप्शन फर्स्ट केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, नहीं। ऑप्शन सेकेंड समस्या समाधान केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड अधिगमकर्ताओं में सम आलोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल। हमें बच्चों को खोजी अधिगम शिक्षा पर बल देना है। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कहीं भी हमें प्रश्न में केवल मिले तो ये अधिकांशकर गलत ही होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट गलत है, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमें लगता है ये किसी मिसप्रिंट के कारण, तो इसमें ऐसा ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला गलत हो जाएगा, यानी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन ए मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना, छात्रों में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो आपका ऑप्शन पॉजिटिव है, उसमें पूछा है कि कौन सा निगेटिव पूछा है, कि कौन सी तकनीक छात्रों में समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु प्रभावशाली नहीं है। ये तो आपका पॉजिटिव आंसर है। अगला देखते हैं, समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। पूछा है नेगेटिव, समस्या समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार के शिक्षण प्रदान करना चाहिए, ये भी आपका पॉजिटिव है। हर समस्या के लिए एक जैसे ही पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। हर समस्या के लिए एक जैसी पूर्व निर्धारित चरण दर प्रक्रिया इस्तेमाल पर बल देना चाहिए, आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें कभी भी समस्या को पूर्व निर्धारित तरीके से नहीं सॉल्व करना है। समस्या को जैसे कि कोई समस्या है तो उसके मुद्दों पर चर्चा करके हम छात्रों में चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके हल कर सकते हैं, लेकिन यह बता रहा है कि केवल समस्या को एक ही विधि से सॉल्व करना है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका निगेटिव है। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल। ऑप्शन सेकेंड विविध सामग्रियों का प्रावधान, बिल्कुल। ऑप्शन थर्ड मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ऑप्शन डी सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्बलन निश्चित करना। तो इस प्रश्न का आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑप्शन फर्स्ट
शिक्षक में गतिशीलता होना चाहिए बिल्कुल। विविध प्रकार के शिक्षण सामग्री का प्रावधान होना चाहिए जिससे बच्चों को सीखने में सहायता मिलती हो। थर्ड, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान बिल्कुल। सकारात्मक एवं नकारात्मक पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो आपके ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। तो आपका ऑप्शन डी यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? निगेटिव पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो ये तो आपका पॉजिटिव है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पूछा है निगेटिव। अगला प्रश्न, शिक्षक सीखने को सुशासित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। थर्ड, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों में कभी भी तुलना नहीं करना है, बच्चों के बीच हमें कभी भी तुलना नहीं करनी है। ऑप्शन फोर्थ, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी एवं स्व मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ भी पॉजिटिव है। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपका निगेटिव पूछा है। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बच्चों के बीच कभी भी तुलना नहीं कराना है। और उसमें दिया है प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए बिल्कुल। तर्क आर, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। तो आपका कथन ए तथा आपका कथन आर दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट कथन ए तथा आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वातावरण और आनुवंशिक बनावट दोनों जिम्मेदार होता है, कि कोई एक नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न जो कारण आर है आपका, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही उत्तरदायी होता है। तो नहीं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वातावरण और वंशानुगत कारक दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, इसलिए आपका कारण आर भी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं, इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? देखते हैं। ऑप्शन ए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। ऑप्शन बी, अच्छा लड़के अभिविन्यास। ऑप्शन सी, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध अनुविन्यास। इसमें पूछा है कि बच्चे किस चरण में दूसरों के इरादों की उपेक्षा करता है, इसके बजाय कि अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बता रहा है बच्चे नकारात्मक परिणामों के डर से ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। अगला प्रश्न है,
किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में सम आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? नहीं, ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है। अगला देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? ये भी नहीं होगा। थर्ड, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम देखिए। फोर्थ, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। आपका ऑप्शन फोर्थ इसलिए करेक्ट हो जाएगा कि इसमें बच्चे खुद से कार्यों को सीखते हैं, यानी प्रयोग करके बच्चे कार्यों को सीखते हैं। जबकि आपके अन्य ऑप्शन जैसे कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, ये तो तथ्यात्मक प्रश्न है, इसे बच्चे रटकर याद करते हैं, तो ये आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से कैसी गतिविधि है? ऑप्शन ए यांत्रिक है, ऑप्शन बी व्यवहारवादी है, ऑप्शन सी निष्क्रिय है, ऑप्शन डी सामाजिक है। तो सीखना आपका सामाजिक गतिविधि है। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।